जय हिंद मेरे क्लास 9th जैक बोर्ड के विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो आपके 29 जनवरी के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि यहाँ से दोस्तों कई बार एग्जाम में सवाल बना हुआ है, और इसमें सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि डिस्कशन भी हो जाएगा, और आपका एक ऑब्जेक्टिव की वजह से आपका 2-3 ऑब्जेक्टिव तो जरूर ही बनेगा दोस्तों। इसलिए वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और साइंस में आपको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है आपका न्यूमेरिकल भी होता है, तो आपको न्यूमेरिकल भी यहीं पर सॉल्व करवाया जाएगा इसी में। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है पूरा, और देखना है कि 40 सवाल कौन कौन से हैं, और इसी टाइप के सवाल जो बनते हैं एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसी पैटर्न पे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सवाल है जो अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला सवाल है आपका त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और त्वरण के बारे में कुछ बेसिक जानकारी का बात करें तो त्वरण यानी होता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसको मंदन कहा जाता है, ठीक है। और त्वरण को दोस्तों ए से दिखाते हैं, ये बात भी ध्यान में रखना कि त्वरण को ए से दिखाया जाता है। आगे सेकंड क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं, यानी कि दूरी को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो दूरी को नापने वाले को कहते हैं ओडोमीटर, ठीक है। और उसी के साथ एक और यंत्र लगा रहता है जो स्पीड को नापता है कि कितना स्पीड गाड़ी चल रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दूरी को मापा गया है, तो दूरी को ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है इनमें से कौन सही है, ठीक है। गति का समीकरण है, अब पूछा गया इनमें से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन देखिए v बराबर यू प्लस ए टी है, फिर है v बराबर यू माइनस ए टी, तीसरा ऑप्शन है a बराबर v प्लस यू बटे टी, और चौथा है v प्लस यू बराबर ए टी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला है, ठीक है। तीसरा का पहला आंसर है v बराबर यू प्लस ए टी। क्योंकि देखिए गति का समीकरण पहला जो होता है वो वेग को दिखाता है, ठीक है। पहला समीकरण जो है यानी v बराबर यू प्लस ए टी वेग को दिखाता है। वहीं दूसरा जो समीकरण होता है बच्चों, वो दूरी को दिखाता है, जो होता है s बराबर यू टी, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण का बात करें तो तीसरा भी जो समीकरण है वो भी दूरी को दिखाता है, जिसको बोलते हैं भी स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, या तो फिर आप कह सकते हैं कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और प्लस का 2as। इसमें अगर हम लोग बात करें तो भी बराबर यू प्लस टी में क्या क्या है, तो भी बराबर वेलोसिटी है यानी वेग है, यू बराबर अगर बोला जाए तो ये आपका है प्रारंभिक वेग, ठीक है। और ए का बात किया जाए तो त्वरण है, और टी बराबर यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। वहीं पर अगर हम लोग एस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी का बात करें तो यू का एस मतलब दूरी हो गया, और यू बराबर हो गया प्रारंभिक वेग, और टी बराबर हो गया, टी बराबर आपका हो गया यहाँ पे समय, और हाफ ए टी स्क्वायर। ए का मतलब त्वरण और टी का मतलब समय। तो कुल मिलाकर इसका आंसर जो होगा भी बराबर यू प्लस ए टी हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन होगा, आगे क्वेश्चन होगा चौथा नंबर, कि पूछा गया द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान यानी मास और वेग यानी वेलोसिटी। तो एम एम गुना भी बराबर क्या होता है, तो संवेग होता है, यानी आप कह सकते हैं पी बराबर क्या होता है, एम गुना भी, ठीक है, पी बराबर एम गुना भी। और संवेग भी वही होता है, संवेग भी वही होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, और संवेग दोस्तों एक सदिश राशि होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये निम्न में किसका जड़त्व जो है अधिक है। तो जड़त्व उसका अधिक होगा जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है साइकिल, कार, बस और रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी यहाँ पर ज़्यादा द्रव्यमान का है, इसलिए इसका संवेग, इसका जड़त्व क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, गति का क्या कौन सा नियम है। तो आपको पता है न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, और तीनों नियम जो है उसमें से बोला गया कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये आपका थर्ड नंबर में, ठीक है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये आपका तृतीय नियम में है। और अगर बोला जाए कि पहला नियम और दूसरा नियम क्या है, तो पहला नियम को बच्चों कहा जाता है जड़त्व का नियम, उसको गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। और इसमें यह बोला जाता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, और गति में अगर है तो गति में ही रहना चाहती है, यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अपनी पूर्वावस्था को बनाए रखना चाहती है। और सेकंड नियम का बात किया जाए तो सेकंड नियम दोस्तों बताता है संवेग परिवर्तन की दर जो होती है, संवेग जो आपका परिवर्तन होगा उसका दर जो होगा वो वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगा, यानी कि बल जितना बढ़ेगा उतना संवेग भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका सेकंड नियम में बोला गया था। तो फिलहाल जो है न्यूटन ने कितने नियम दिया, 3 नियम दिया था। आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, यानी कि जी का मान यहाँ पर पूछा गया क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है यहाँ पर वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे बोला गया है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है, चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी की सतह पर उसके भार के कितना गुना होता है, तो 1/6 गुना होता है। इसको ध्यान में रखना, कई बार ये सवाल एग्जाम में बना हुआ है।
आगे पूछा गया धनुष की तनी डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है। यहाँ पे धनुष की जो तनी डोरी होती है उसमें कौन सा ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। आगे सवाल है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहा जाता है। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। दर मतलब समय लगा हुआ है। ठीक है, समय जब भी लग जाएगा समझ लीजिए आप शक्ति है। और अगर कार्य करने की क्षमता अगर पूछा जाता है यानी पोटेंशियल पूछा जाता है तो फिर हम लोग उसको ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति दोस्तों, शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वाट होता है। ठीक है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। और शक्ति का ऐसा मात्रक भी कह सकते हैं जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड भी आप कह सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 11वां सवाल। बोला गया किसी वस्तु का वेग अगर दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों अगर किसी भी वस्तु का अगर वेग, ठीक है, दुगुना किया जाएगा, वेलोसिटी को अगर दुगुना किया जाएगा तो उसका जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा आपका चौगुना हो जाएगा। ठीक है, यानी डबल रिवर्स में, यानी कि स्क्वायर में ये बढ़ता है। आगे है आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक जो हर्ट्ज होता है, और हर्ट्ज का साइन जो होता है वह HZ के आसपास होता है, HZ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें तरंग वेग यानी तरंग वेग और तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा और आवृत्ति न्यू के बीच क्या संबंध होता है। तो 13 का सही आंसर जो होगा आपका पहला होगा कि न्यू भी बराबर यहाँ पे n गुना यानी न्यू और लेमडा आया। ठीक है, भी बराबर n और लेमडा, तो तरंग वेग का हो गया भी बराबर n गुना तरंगदैर्ध्य यानी कि न्यू। और आवृत्ति को n से कहते हैं, आवृत्ति को हम लोग n से कहते हैं, और इसको ऐसे लिखा जाता है, और बाकी आपका यहाँ लेमडा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। तो पदार्थ की परिभाषा वो होती है जो स्थान घेरता है। ठीक है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है। देखिए यहाँ पर गंध, ठंडा, प्रेम, ये सब तो ऐसे भावना है। भावना इसलिए ऐसे पदार्थ नहीं होगा, बच जाएगा आपका ठंडा पेय, तो ठंडा पेय जो होगा ये आपका पदार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्रव में कौन निश्चित होता है। तो द्रव का यहाँ पर क्या निश्चित होता है। ठीक है, तो द्रव का देखिए आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि जिस वस्तु पे आप डालिएगा उसी वस्तु का आकार ले लेगा। वेग भी इसका नहीं होता है, घनत्व भी इसका नहीं होता है। लेकिन आपका द्रव का जो है आयतन निश्चित होगा दोस्तों, आयतन निश्चित होगा, क्योंकि अगर एक गिलास पानी आप लेते हैं फिर उसको उसी टाइप के एक दूसरे गिलास में अगर करते हैं तो आयतन तो उसका निश्चित ही रहेगा। आगे पूछा गया 16वां नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह देता है। तो सूती कपड़ा। ठीक है, एक सब्जेक्टिव सवाल भी है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 17 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन तत्व है। कौन तत्व है, ऑक्सीजन है आपका, ये हवा है, ऑप्शन है हवा, ऑक्सीजन, पानी और लवण। ठीक है, तो आप देख लीजिए तत्व जो है आपका सिंपल ऑक्सीजन है। ठीक है, तत्व का परिभाषा क्या होता है, जिसका एक निश्चित अपना अनुपात होता है, उसको कितना तोड़ेंगे उससे वही चीज़ निकलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो यहाँ पर है O2 एक तत्व है। बाकी आप हवा लीजिए तो हवा तो गैसों का मिश्रण है, फिर पानी भी है H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है, और प्लस लवण जैसे साधारण नमक आप अगर NaCl ले लीजिए तो NaCl भी दो चीज़ों का मिश्रण है, यानी कि आप यौगिक भी कह सकते हो उसको। जिसमें निश्चित अनुपात होता है उसको यौगिक कहते हैं, और निश्चित अनुपात नहीं होता उसको मिश्रण कहते हैं। आगे 18वां सवाल देखेंगे हम लोग। बोला गया कि निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन की पहचान करें। यहाँ पर ऑप्शन है मिट्टी, समुद्री जल, कोयला और वायु। तो साफ साफ पता चल रहा है समुद्री जल विलयन, यानी इसमें मिला हुआ है बहुत कुछ, इसलिए समुद्री जल क्या हो जाएगा आपका विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला जो होगा कॉपर सल्फेट का विलयन होगा, क्योंकि टिंडल प्रभाव को वो दिखाता है जो थोड़ा गाढ़ा होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सांद्र विलयन। ठीक है, सांद्र विलयन जो होगा उसी में आपको टिंडल प्रभाव दिखाई देगा, अदरवाइज आपको तनु विलयन में ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट पूछा गया 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन दिया 6.022 गुना 10 का पावर 20, उसके बाद 6.022 गुना 10 का पावर 23, और 6.022 गुना 10 का पावर 21, और 6.022 गुना 10 का पावर 22। ठीक है, सही आंसर होगा आपका डी, 6.022 गुना 10 का पावर 22। और 10 का पावर 23 के बारे में आपको कुछ बता दें। ठीक है, 6.022 गुना 10 का पावर 23 जो होता है, ये ऑप्शन जो है ये आपका अवोगाद्रो संख्या होता है, और इसको 1 मोल भी कहते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए 1 मोल बराबर कितना होता है, तो 6.022 गुना 10 का पावर 23, जिसको अवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। बोला गया है कि 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है। 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है, तो वो दोस्तों 1/10 मोल के बराबर है, यानी कि 21 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग 22वां देखेंगे
22 में बोला गया कौन तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। मुक्त यानी कि आराम से वो मुक्त परमाणु यानी कि उसको अभिक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मुक्त परमाणु उसी का होगा जिसका बाहरी कक्षा पूर्ण होगा। अब देख लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H है, दूसरा है ऑक्सीजन O2, ठीक है O2, और तीसरा है ऑर्गन, ऑर्गन, और आगे है क्लोरीन। संख्या का बात किया जाए तो हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन का 8 होगा, उसके बाद ऑर्गन का 18 हो जाएगा, और आप क्लोरीन का ले लीजिए 17। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एक तो खैर चलिए छोड़ो, कोई बात नहीं, इसका ये तो अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन। बाकी अगर आप ऑक्सीजन का अगर यहाँ पर करेंगे तो ऑक्सीजन का संख्या जो होता है वो 8 होता है, ठीक है। अगर आपका इसका किया जाए, इसका यहाँ पर ये किया जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये हो जाएगा 2 और 6, 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका बाहरी कक्षा देखिए यहाँ पूर्ण है तो अभिक्रिया करेगा ही। दूसरा है ऑर्गन, ऑर्गन का हो जाएगा 18, तो 2, 8 और 8, देखिए इसका बाहरी कक्षा बिल्कुल पूर्ण है, ठीक है, इसलिए अभिक्रिया नहीं करेगा, ये अक्रिय गैस होता है। उसके बाद क्लोरीन का बात किया जाए तो इसका होता है 17, तो 2, 8 और 7 हो जाएगा, इसका भी एक इसको भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत इसको भी पड़ता है, इसलिए वो Na यानी कि सोडियम के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है और एक यौगिक बनाता है, इसको साधारण नमक सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि केनाल किरण, केनाल किरण जो है वो किसका पुंज है, ठीक है। केनाल किरण जो है वो किसका पुंज है, तो केनाल किरण दोस्तों प्रोटॉन का पुंज है, ठीक है, प्रोटॉन का। और ये जो आपका एनोड से प्रभावित होता है, एनोड से निकलने वाला किरण होता है, क्योंकि एनोड से जो निकलता है उसको केनाल किरण कहते हैं, और ये धन आवेशित होती है, प्लस के चार्ज लेकर रहती है। वहीं पर अगर कैथोड का बात किया जाए तो कैथोड से निकलने वाले किरण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो एक ऋण आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस को लेकर होती है। बाकी अगर आपका बोला जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बात अगर किया जाए तो वो तो अंदर होता है और वो उदासीन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 24वां सवाल कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। 18 न्यूट्रॉन बोला गया है, 18 न्यूट्रॉन बोला गया है, और 17 जो आपका प्रोटॉन बोला गया है, और आपको पूछा है परमाणु द्रव्यमान। तो कुल मिलाकर अगर जोड़ देंगे इसको, परमाणु द्रव्यमान जो आपका होगा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 35 हो जाएगा, यानी 24 का ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बोला सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो सोडियम का संख्या पहले आपको जानना होगा, तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आना चाहिए कि पहला कक्षा में जो के नाम का कक्षा होता है, KLMN 4 कक्षा होता है, जिसको बोर ब्यूरी ने बताया था, तो 2 होगा, फिर 8 होगा दूसरी कक्षा में, और तीसरा आपका बच गया 1, तो यही आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। और संयोजकता का अगर बात किया जाए तो यही आपका संयोजकता होगा, यानी सोडियम का संयोजकता कितना होता है 1, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2, 8, 1, तो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 25 का डी, 25 का हो जाएगा डी। आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी आत्मघाती थैली। आगे बोला गया कोशिका का पावर हाउस, यानी कोशिका का ऊर्जा घर, बिजली घर, जो भी चीज़ है उसको किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसका ये अपना ऊर्जा होता है, 2 ATP और 38 ATP के आसपास होता है ऊर्जा। नेक्स्ट है यानी कि ATP के रूप में जो होता है ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है, ATP के रूप में। आगे सवाल देखेंगे, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। तो ट्रैकिड्स दोस्तों जाइलम में पाया जाता है, ठीक है, 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम में। और आपको पता है कि पेड़ पौधों में जटिल बहुकोशिकीय पौधा जो है उसमें आपको मिलेगा जाइलम और फ्लोएम 2 संवहनी होते हैं। जाइलम जो है जल को लेकर जाता है, और फ्लोएम जो है तैयार भोजन को सभी दिशाओं में पहुंचाता है। आगे मृदुतक की कोशिकाओं के बीच क्या पाया जाता है, मृदुतक, ठीक है, यानी कि पेरेन्काइमा, मृदुतक को पेरेन्काइमा भी कहते हैं। तो पेरेन्काइमा की कोशिका जो होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो मान के चलिए कि पेरेन्काइमा का ये कोशिका हुआ, इसके अंदर अगर पाया जाएगा तो इसको कोशिकीय स्थान बोलते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा, तो अंतर कोशिकीय स्थान या कोशिका स्थान भी इसको कहा जाता है। आगे है किस प्रकार की ऊतकों की क्रियाशीलता कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा दृढ़ ऊतक, ठीक है, दृढ़ ऊतक यानी जो आपका नारियल का रेशा वगैरह बनाता है, दृढ़ ऊतक को जैसे ढीढ़ जैसा होता है, इसलिए इंग्लिश में इसको ऑस्ट्रेलियन काइमा कहा जाता है। आगे 31वां सवाल है, पक्षियों और मेढक के रक्त की प्रकृति, पक्षियों और मेढक में रक्त की प्रकृति क्या होती है, तो वो होती है शीत, ठीक है। पक्षियों और मेढकों में रक्त की प्रवृत्ति होती है शीत। आगे क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा विकसित समूह क्या है, सबसे डेवलप्ड, ठीक है, जंतु जगत यानी पूरा एनिमल किंगडम का सबसे विकसित समूह कौन होता है, तो वो होता है स्तनधारी, जिसको मैमल्स कहते हैं, या स्तनधारी, सिंपल सी बात है, स्तनधारी मैमेलिया इसको कहा जाता है। आगे है 33वां क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन है बिच्छू, हाइड्रा, कछुआ और ऑर्थोपोडा। तो बच गया आपका कछुआ, कछुआ ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है निद्रा रोग उत्पन्न कौन करता है, निद्रा रोग उत्पन्न करता है ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, निद्रा रोग जो है वो ट्रिप्नोसोमा उत्पन्न करता है, 34 का ऑप्शन नंबर ए। आगे है
35वां मलेरिया के रोगवाहक कौन होते हैं? तो मलेरिया दोस्तों मच्छर की वजह से फैलता है और उस मच्छर का नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, तो मादा एडीज मच्छर से, ठीक है, मादा एडीज मच्छर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन गैस पाई जाती है, तो आपको पता है ओजोन जो है उसका फॉर्मूला जो होता है O3 होता है और ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक गैस है ओजोन गैस, जो हमारे पराबैंगनी किरण से यानी अंतरिक्ष यानी सूर्य के प्रकाश की किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट जो रेज होता है उसका आने से धरती पर रोकता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है आपको कि जो यहाँ पूछा गया है आपसे कि ओजोन गैस जो पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है, तो ओजोन गैस जो क्षोभमंडल में पाई जाती है और समताप मंडल में, लेकिन अधिकतर इसका जो प्रोडक्शन होता है वो समताप मंडल में होता है, इसलिए इसका आंसर समताप मंडल हो जाएगा। आगे अतिचारण का संबंध किससे है? तो अतिचारण यानी जरूरत से ज़्यादा अगर चराया जाएगा तो उससे क्या होगा, तो मृदा अपरदन होगा या वर्षा होगा या अपक्षय होगा या जल जमा होगा, तो उससे जो इफेक्ट पड़ेगा वो मृदा अपरदन में यानी कि सोइल इरोजन में पड़ेगा। आगे है पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? पौधों के द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो उसे दोस्तों जैव रसायन कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पर कौन है? सूक्ष्म पोषक कौन है? देखिए ऑप्शन दिया जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म पोषक यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट का बात किया है जस्ता होगा। बाकी आप तीनों जो है ऑप्शन यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी कि NPK, ठीक है, NP का अनुपात तो मिट्टी को भी दिखाया जाता है, तो ये आपका दीर्घ यानी कि आप कह सकते हैं दीर्घ पोषक तत्व है यानी बड़ा है। आगे है एक संश्लेषित उर्वरक क्या है? संश्लेषित उर्वरक यहाँ पर कौन है? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरा खाद या यूरिया? तो संश्लेषित यानी जिसको बनाया जा रहा है, ठीक है, तो बनाया जा रहा है यूरिया को। बाकी आप कंपोस्ट खाद तो घर पर भी बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी, हरा खाद तो आपका जो पेड़ पौधा से बनेगा, ठीक है, तो ये आपका हरा खाद हो जाएगा। बाकी यहाँ यूरिया जो होगा वो संश्लेषित उर्वरक हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार से अच्छे वीडियो साइंस का, सोशल साइंस का, उसके बाद मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी का पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करके सब्सक्राइब बटन ऑन करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ठीक है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों में, ताकि सभी के पास इतने अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिए और एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छी तरह से करिए। लव यू, बाय।